हिमिको जापान की पहली रानी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने काले जादू से जिंदगी और मौत दोनों पर राज करती थी। वो ऐसी शापित थी कि जिसे भी छू लेती थी वो मर जाता था। वो अपनी जनता के लिए एक श्राप जैसी थी। उसकी वजह से उसके किंगडम में कई लोगों की जाने गई और उससे मुक्ति दिलवाने के लिए उसके सेनापति ने उसे एक आइलैंड के बीचों बीच एक टोम्ब में कैद कर दिया, जिसे अब डेथ आइलैंड कहा जाता है। आज मैं प्रैक्टिस ओवर होने के बाद काम पर निकल ही रही थी कि मालिक ने मुझे अपना बकाया जल्द चुकाने की नसीहत दी। बिना पुराना हिसाब निपटाए मैं अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने फूड डिलीवरी के काम पर निकल जाती हूँ। जब मैं डिलीवरी दे रही थी तो वहाँ दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। वो किसी फोक्स गेम की बात कर रहे थे जिसे जीतने पर रकम मिलने वाली थी। मुझे मालिक को जल्द से जल्द पैसे लौटाने थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करूंगी। गेम में मुझे मेरी साइकिल पर लगे फोक्स की पूंछ को दूसरे रेसर्स से बचाना था। गेम स्टार्ट हो जाती है। मैं बड़ी चालाकी से आगे बढ़ती जा रही थी। तभी मेरी नजर एक बाप और बेटी पर पड़ती है। मुझे डैड की याद आ जाती है। मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और मैं एक कार से टकराकर गिर जाती हूँ, जिससे गेम ओवर हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से पुलिस वाले मुझे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में मुझे छुड़ाने डैड की बिजनेस पार्टनर एना आती है। उसने मुझे बताया कि अब मुझे अपने डैड के डेथ पेपर पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे डैड को गायब हुए 7 साल हो चुके हैं और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारी सारी प्रॉपर्टी और हमारा घर सब चैरिटी में चला जाएगा। लेकिन मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि डैड अभी भी जिंदा है और वो वापस जरूर आएंगे। मुझे अब भी डैड का इंतजार था। मुझे डैड की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मैं हमारे क्रोफ्ट हाउस को बिकते नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कल ही डैड की कंपनी में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूंगी। मैं डैड के डेथ पेपर्स पर साइन करने ही वाली थी कि उनके वकील ने मुझे एक जापानीज पजल दिया। लॉयर के मुताबिक डैड ने उन्हें ये उनके मौत के बाद मुझे देने को कहा था। मैंने जैसे ही उस पजल को सोल्व किया, उसके अंदर से मेरी और डैड की फोटो, एक चाबी और एक नोट मिला, जिसे पढ़ते ही मैं उस जगह पर पहुंच गई जो उस नोट पर लिखा हुआ था। मैंने उस चाबी का इस्तेमाल किया जो पजल के अंदर से मिली थी और एक सीक्रेट दरवाजा खुला। मैं अंदर गई तो वो डैड का ऑफिस था। वहाँ मुझे एक टेप मिली जो डैड ने मेरे लिए बनाई थी। उसमें डैड ने बताया कि मोम के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए थे और वो मोम से सुपरनेचुरल तरीकों से संपर्क करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने हिमिको पर रिसर्च शुरू की थी। पर अब वो चाहते हैं कि मैं वहाँ मौजूद उनकी हिमिको से जुड़ी सारी रिसर्च को नष्ट कर दूं, क्योंकि अगर हिमिको से जुड़ी जानकारियाँ किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। मैं हिमिको से जुड़ी सारी रिसर्च देखने लगी। उन जानकारियों से मुझे पता चला कि डैड हिमिको के टॉम तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि कोई और वहां तक ना पहुंच पाए। मुझे उन रिसर्च को पढ़कर ये लगा कि शायद डैड अब भी जिंदा है, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं डैड को जरूर ढूंढ निकालूंगी। अब मुझे डैड तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने मोम की वो लॉकेट बेच दी जो बचपन से मेरे पास थी। अब मुझे पैसे मिल गए थे और मैं हांगकांग के लिए निकल पड़ी। मुझे वहाँ लूरेन को ढूंढना था, जिससे डैड ने आखिरी बार नाव खरीदी थी। मैं लूरेन की तलाश में ही थी कि कुछ लोग धोखे से मेरा बैग लेकर भागने लगते हैं। मैं उनके पीछे भागती हूँ। मैं वो बैग किसी भी हालत में नहीं खो सकती थी, क्योंकि उसमें मौजूद जानकारियाँ डैड तक पहुंचने का आखिरी जरिया था। मैंने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर उनसे वो बैग हासिल कर ही लिया था कि तभी उन लोगों ने मेरी तरफ चाकू से हमला किया। मैं बचकर फिर भागने लगी। भागते हुए मुझे एक बोट दिखती है। मैं उसकी तरफ लप गई, पर अभी भी चोर मेरे पीछे पड़े थे। अचानक गोली चलती है। गोली के चलते ही चोर भाग जाते हैं। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लूरेन था जिसे मैं ढूंढ रही थी। वो नशे में होता है और मैं उसे होश में लाती हूँ। उससे पूछने पर मुझे पता चलता है कि उसके पिता 7 साल पहले अपने शिप के साथ गायब हो गए थे। मैं समझ गई कि 7 साल पहले मेरे डैड
जरूर लूरेन के पिता के ही साथ हिमिको के टॉम की तलाश में निकले होंगे। मैंने उसे मैप के अनुसार अपने साथ चलने के लिए कहा, पर उसका कहना था कि वो जगह खतरनाक है, उसे डेविल सी से पार करके जाना होगा और डेविल सी में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। वो कर्ज में डूबा था और मैंने उसे पैसों का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। हम निकल पड़े। रास्ते में डैड के रिसर्च से मुझे पता चला कि एक इविल ग्रुप ट्रिनिटी भी है जो हिमिको की तलाश कर रहा है। ये एंशिएंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सुपरनेचुरल पावर्स की खोज करती है और उसका इरादा हिमिको की शक्ति को हथियार की तरह प्रयोग करने का है। मैं सपने में डैड के साथ बिताए पलों को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से मुझे झटका लगता है और मेरी आँख खुल जाती है। तेज और भयंकर लहरों की वजह से शिप अब काबू से बाहर हो गया था। लहरें इतनी तेज थी कि बच पाना मुश्किल था। मैं डैड के सारे रिसर्चेस को इकट्ठा कर समय रहते शिप से कूद गई। लूरेन और मैं, हम दोनों को तेज लहरों ने अलग कर दिया था। मैं बहुत मुश्किल से किनारे पर पहुंची, तभी किसी ने मेरे सर पर हमला किया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने एक आदमी बैठा था जिसने अपना नाम मथायस वोगल बताया। उसने बताया कि वो पिछले 2 सालों से इसी आइलैंड पर है। वो डैड को जानता है और वो भी हिमिको की खोज के लिए यहाँ आया है। वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वो हिमिको के टॉम को नहीं ढूंढ लेता, और वो ऐसा किसी के आदेश पर कर रहा है जो फोन से उसे आदेश देता है। मैंने उससे डैड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 7 साल पहले उसने डैड को मार दिया है। डैड के सारे रिसर्चेस को उसने अपने साथ रख लिया और उसने मुझे बंदी बना लिया। वहाँ वो मेरी तरह बहुत से लोगों को बंदी बनाकर उनसे मजदूरी करवाता था। वोगल अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी आर्मी थी जो बंधक बनाए लोगों पर जुल्म करती थी। वहाँ मुझे लूरेन भी मिला, उसे भी वोगल ने बंधक बनाकर रखा था। मेरी लूरेन से बात हुई तो उसने बताया कि उसके पिता को भी वोगल ने मार दिया है। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे बताया। डैड के रिसर्चेस की मदद से वोगल हमें लेकर उस जगह पहुँच गया जहाँ हिमिको का टॉम था। तभी लूरेन ने वोगल के लोगों पर हमला कर मुझे वहाँ से भगा दिया। वोगल के लोग मेरे पीछे आने लगते हैं। मैं उनसे भागते भागते नदी में गिर जाती हूँ। नदी में लहरें बहुत तेज थी और वो मुझे बहाती ले जा रही थी। मैंने एक पुराने खंडहर पड़े हवाई जहाज के पंख का सहारा लिया, पर वो पुराना होने की वजह से टूटने लगा। मैं किसी तरह जहाज के अंदर पहुंची, पर जहाज मेरा वजन नहीं संभाल पाया और वो पूरा ही गिरने लगा। मैंने जहाज में पड़े एक पैराशूट को पकड़ लिया। जहाज गिरा, पर मैं पैराशूट की मदद से किसी वीरान आइलैंड में पहुंच गई। रात हो गई थी, इसीलिए मैं वहीं लेट गई। तभी वहाँ वोगल का एक साथी आ गया। उसने मुझ पर हमला किया, पर मैंने एक बार फिर अपनी बॉक्सिंग स्किल से उसे गिरा दिया। मैं अब घायल थी। तभी मुझे कुछ हलचल की आवाज आई। मुझे वहाँ कोई आदमी दिखा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो भागने लगा। मैं उसका पीछा करते गुफा में पहुँची। वो आदमी कोई और नहीं, मेरे डैड थे। मैंने डैड को बताया कि मैं उनकी बेटी लारा हूँ। डैड मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज किया। अगली सुबह डैड ने मुझे बताया कि हिमिको को वोगल न ढूंढ पाए, इसीलिए वो इस आइलैंड पर रह रहे हैं। क्योंकि अगर ट्रिनिटी को पता चल गया कि डैड जिंदा है, तो वो लोग उनसे हिमिको का रास्ता पता कर लेंगे, और अगर वो लोग हिमिको तक पहुंच गए तो मानवता के लिए घातक साबित होगा। इसीलिए डैड ने मुझे हिमिको से रिलेटेड उनके सारे रिसर्चेस को खत्म करने के लिए कहा था। पर जब उन्हें पता चला कि मैंने उन रिसर्च पेपर को नहीं जलाया है, तो डैड मुझसे नाराज हो गए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि अगर वोगल ने हिमिको के टॉम को ढूंढ लिया तो ये सभी के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं समझ गई कि टॉम को वोगल से बचाना ही होगा। मैं वहाँ रखे तीर को लेकर वोगल से लड़ने निकल पड़ी। मैं वोगल के कैंप पर पहुँच गई। वहाँ वो किसी से फोन पर टॉम के दरवाजे को खोलने की बात कर रहा था। मैं छुपकर लूरेन के पास पहुँची। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिलकर उन सारे वोगल के बंधकों को भी आजाद करवाएंगे।
वोगल के आदमी और हमारे बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारी लड़ाई हो ही रही थी कि मेरी नजर डेड पर पड़ती है। वो मेरे पीछे टॉम के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखते ही वोगल के आदमी ने उन पर हमला कर दिया। वोगल डेड को टॉम का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी मैं वहाँ पहुँचती हूँ। वोगल डेड पर बंदूक तान देता है और मुझसे कहता है कि अगर हमने टॉम के दरवाजे को नहीं खोला तो वो डेड को मार देगा। अब इतनी दूर आकर मैं डेड को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं मजबूरी में आकर टॉम का दरवाजा खोलने के लिए राजी हो गई। दरवाजे पर जापानीज पजल था जिसे सोल्व करना मुझे आता था और फिर टॉम का दरवाजा खुल गया। हम अंदर की ओर बढ़ते हैं। अचानक आगे जमीन पर पैर रखते ही कुछ अजीब सी आवाज आती है और जमीन से नोकीली चीज निकलकर वोगल के एक साथी को लग जाती है। हम समझ जाते हैं कि इस टॉम्ब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई हिमिको तक ना पहुंच पाए। हम संभलकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ बीच में एक खाई होती है जहाँ कंकालों का ढेर होता है। ये उन लोगों के कंकाल थे जो रानी हिमिको के कर्ज की वजह से मरे थे। हम सीढ़ियों के सहारे खाई के उस पार पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जमीन अचानक धीरे धीरे धंसने लगती है और सामने बड़ा सा दरवाजा होता है। धीरे धीरे जमीन धंस रही थी, इसीलिए हम जल्दी से उसे खोलने की चाबी ढूंढने लगते हैं। रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, व्हाइट सारी चाबियां खत्म हो जाती हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। अब हमारे पैरों के नीचे से जमीन खत्म हो रही थी, पर दरवाजा किसी भी रंग की चाबी से नहीं खुल रहा था। मैं समझ गई कि यह कलर पजल है। तभी डैड ने बताया कि वो जिंदगी को बचाने के लिए मरी थी। तो मुझे याद आया कि जिंदगी का रंग तो ग्रीन होता है। मैंने ब्लू और येलो चाबी एक साथ लगाई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे से अंदर जाकर हमें वो हिमिको का टॉम दिख गया। डैड ने वोगल को कब्र खोलने से मना किया, पर वो नहीं माना और उसने कब्र खोल दी। कब्र खुली तो रानी का शरीर सुरक्षित था, पर हवा के संपर्क में आते ही वो कुछ मिनटों में कंकाल में बदल गया। तभी मेरी नजर वहाँ लगी पेंटिंग पर पड़ी, जिसे देखकर हमें समझ आया कि हिमिको कोई मॉन्स्टर नहीं थी। उसे ऐसी बीमारी थी कि वो जिसे भी छूती थी वो बीमार हो जाता और मर जाता था। उसने अपनी जनता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, ताकि उसकी बीमारी और लोगों की जान ना ले पाए। उसने अपनी जिंदगी देकर बहुत लोगों की जान बचा ली, और हमें अब तक उसके बारे में जो पता था वो सब एक मिथ था। वोगल के लोग जैसे ही हिमिको की बॉडी को उठाने लगे, अचानक उनके हाथ में अजीब सा तेज इन्फेक्शन शुरू हो गया और वो तेजी से बढ़ने लगा। वोगल ने उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार दी और हिमिको की बॉडी का छोटा सा टुकड़ा लेने लगा। डैड ने उसे हिमिको की बॉडी से कुछ भी ले जाने से मना किया, पर वो नहीं माना। हमने उस पर हमला कर दिया और हमारे बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। अचानक से उस इन्फेक्टेड आदमी ने उठकर डैड पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह वोगल के आदमियों से बचकर डैड के पास पहुंची, पर तब तक इन्फेक्शन फैलने लगा था। डैड ने मुझसे कहा कि अब वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए वो यहीं रुककर टॉम को नष्ट करेंगे और मुझे वोगल को रोकना है, क्योंकि अगर वोगल हिमिको की बॉडी के किसी भी पार्ट को बाहर ले गया तो इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल सकता है और फिर ना चाहते हुए भी मुझे डैड से अलग होना पड़ा। मैं वोगल के पीछे गई। हमारी काफी लड़ाई हुई। मैं उसके मुंह में वही हिमिको की बॉडी का टुकड़ा डालकर उसे कंकालों वाली खाई में गिरा देती हूँ, लेकिन तब तक डैड टॉम्ब को नष्ट करने के लिए धमाका कर देते हैं। पूरा टॉम्ब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैं भागते हुए दरवाजे तक तो पहुँच जाती हूँ, लेकिन धमाके की वजह से पूरा मलबा मेरे ऊपर आ जाता है और मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। लूरेन मुझे मलबे से निकलने में मेरी मदद करता है। मैं, लूरेन और बाकी के बंधक सभी वोगल की कैद से आजाद हो जाते हैं। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे वोगल ने हिमिको को ले जाने के लिए बुलाया था। हम सभी हेलीकॉप्टर के पायलट्स को होस्टेज बनाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। वापस आकर अब मैं डैड के डेथ पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे पता था कि डैड सचमुच में मर चुके हैं। लॉयर मुझे डैड की सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट देते हैं। तभी मेरी नजर उस लिस्ट में मौजूद एक नाम पर जाती है। मैं सारा माजरा समझ जाती हूँ। ये कंपनी डैड की बिजनेस पार्टनर एना की थी। असल में वोगल को जो फोन पर ऑर्डर्स देता था और डैड जिससे छुपकर आइलैंड पर थे, वो और कोई नहीं
बल्कि ऐना ही थी। ऐना मुझे बिजनेस के कामों में उलझा कर रखना चाहती थी ताकि मैं उनकी हिमिको की खोज में रुकावट न बन पाऊं। ये सब पता लगने के बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐना के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी।